हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे एंड सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो भाई सभी को पता है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में हमारा सीपीयू का प्री कंडक्ट करवा लिया गया था। उसके बाद अगर इसके आंसर की बात की जाए तो वो भी एसएससी ने जल्दी रिलीज़ कर दी थी। लेकिन उसके बाद से अप्रोक्स 2 मंथ्स होने को आ रहे हैं, लेकिन सीपीओ प्री के रिज़ल्ट की कोई भी अपडेट नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो सीपीओ प्री से पहले सीएचएसएल प्री हुआ था, उसका रिजल्ट भी अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम भी आपको 12 जनवरी को ख़त्म हो गया था, जिसकी आंसर की भी अब तक एसएससी ने रिलीज़ नहीं किया है। अप्रोक्स 20 डेज इस एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए हो चुके हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस साल एसएससी जो है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है। तो अगर किसी ने अपनी मेंस की प्रिपरेशन अब तक स्टार्ट नहीं की है तो वो भाई अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। और ये तो वैसे भी सीपीओ का मेंस है, मतलब इसमें आपका ओनली एक ही सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश। और ये आप सीपीओ मेंस के लिए नहीं तो भाई नए कैलेंडर आपने देखा ही होगा, सीजीएल प्री भी आपका मई जून में लगा हुआ है, तो वो उसके लिए भी आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज भी इंग्लिश का ही रहता है, 135 मार्क्स की इंग्लिश आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप सीपीओ मेंस के लिए नहीं कर रहे तो सीजीएल प्री के लिए करोगे, सीजीएल मेंस के लिए करोगे। मतलब इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो जिस भी भाई के 110 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, भाई वो भी इस बार क्लियर कर सकता है, क्योंकि इस बार कट ऑफ कम ही जाने वाली है। तो आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर शुरू नहीं की है तो आप शुरू करके चलिए। अब बात करें सीपीओ फिजिकल की, तो भाई अगर आपकी जो 1600 मीटर की टाइमिंग है वो भाई 7 मिनट से नीचे आ रही है, या फिर आपकी जो लॉन्ग जंप है वो भाई आप 10-11 फीट तक कर पा रहे हो, हाई जंप आपकी 3 फीट या 3.5 फीट तक अब तक पहुंच चुकी है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो अपना फिजिकल वर्कआउट है वो एक टाइम पे शिफ्ट कर दो, ताकि आप दिन में इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर सको। अगर आप सुबह फिजिकल एक्टिविटीज़ करने जाते हो तो वो माइंड आपका पूरे दिन रहता नहीं है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ अब तक आपने की है तो फिर आप एक टाइम पे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को शिफ्ट कर दो। आप शाम को अपना फिजिकल की प्रिपरेशन करो और दिन में अपनी सीपीओ मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। अब बात करेगी भाई प्रिपरेशन करनी कैसे है, मतलब क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमें हर टॉपिक तैयार करना है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि भाई सीएचएसएल में, सीपीओ प्री में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम उठा लो जिसमें इंग्लिश आई है, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो थोड़ा मतलब मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे रहा है। तो कैसा एग्ज़ाम आने वाला है वो सभी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले बात करें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इंग्लिश ओनली आपका सब्जेक्ट रहता है इस एग्ज़ाम में, मेंस में। उसके अलावा इसमें आपको 2 आवर्स की टाइमिंग मिलती है, 200 क्वेश्चन रहते हैं आपके, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, 1.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये सभी चीज़ें तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता ही होगा। तो हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ वॉइस की, भाई एक्टिव वॉइस, वैसे वॉइस हो गया आपके, वहाँ से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर बार यही पैटर्न सेम रहता है, वॉइस और नरेशन से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को पक्का मिलेंगे। मतलब सीपीयू में क्या है कि इंग्लिश को कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और उनका आपको इक्वल इक्वल वेटेज आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। नरेशन आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आरसी की मैं बात करूँ तो आरसी में आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा और पैसेज आपको देखने को मिलते हैं। ये मैं बात करूँ तो ये पूरा पोर्शन भी आपको 50 मार्क्स का देखने को मिलता है, जिसमें क्लोज टेस्ट आपको एक 10 नंबर का मिलेगा, दूसरा भी 10 का, और एक आपको 5 मार्क्स का। अगर पैसेज की मैं बात करूँ तो आपको 5 पैसेज मिलते हैं, हर पैसेज 5-5 मार्क्स का होता है। वो तो आपको पता ही है कि भाई 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, फिल ब्लैंक्स भी आपको इसी पोर्शन में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी आपको इसी में देखने को मिलते हैं कि भाई कौन से पार्ट में एरर है। ये पूरा पोर्शन जो आपका रहता है ये आपका 50 मार्क्स का रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहती है आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की और एरर डिटेक्शन की रहती है। उसके अलावा फिल ब्लैंक में भी ऐसे 2-4 क्वेश्चन ही कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इनमें 20-20 पूछे जा रहे हैं तो उसमें 10 पूछे जा रहे हैं, बस 2-4 क्वेश्चंस का ही अंतर होता है। तो आपको ये तीनों भी बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं। उसके अलावा पैरा जंबल्स की मैं बात करूँ या फिर रीअरेंजमेंट भी जिसको बोला जाता है, PQRS, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो हर बार अप्रोक्स 20 देखने को मिलते हैं, कि कई बार आपको 21, 22 मिल जाएंगे, कई बार आपको 18 मिल जाएंगे, 19 मिल जाएंगे, तो इतना ही रहता है। अब बारी आती है लास्ट में वोकैब सेक्शन की। वोकैब में आपको क्या देखने को मिलता है, सिनोनिम हो गए आपके, एंटोनियम हो गए,
उसके अलावा ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको मिलते हैं, और इनके अलावा मिस स्पेल्ट वर्ड भी आपको देखने को मिलता है इस पोर्शन में। ये जो पोर्शन है ये आपका 30 मार्क्स का होता है टोटल। इसमें सिनोनिम आपको 3-4 देखने को मिलते हैं, एंटोनिम भी सेम 3-4 ही देखने को मिलेंगे। ईडियम आपको 9 से 10 देखने को मिल सकते हैं, ये भी 9-10 देखने को मिल सकते हैं, और वही सेम 3-4 ही आपको मिस स्पेल्ट वर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा है ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, इसी हिसाब से हर बार आता है। आई होप आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, तो अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखा है किसी भी टीचर से, जयदीप सर हो गए, निमिषा बंसल मैम है, एक रानी मैम भी हैं, या फिर XYZ कोई भी टीचर का आपने बैच परचेज कर रखा है, तो भाई मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए जब तक आप अपने रूल्स अच्छे से याद नहीं कर लेते। कोई ज़रूरत नहीं है भाई आपको किसी और टीचर को फॉलो करने की, या फिर कोई नया बैच लेने की, या फिर कोई नई बुक से रूल पढ़ने की। आपने जो अपने लिखे हुए हैं, जो आपने पढ़ा हुआ है, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि वहाँ से आपके सारे रूल कवर हो पाए। उसके अलावा अगर किसी को भाई बुक चाहिए तो वो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 प्रेफर कर सकता है रूल्स के लिए। इसमें क्या है कि आपको हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा लास्ट में इसके आपको वोकैब भी देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर वोकैब पोर्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले ब्लैक बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनकी बुक में जो वोकैब दे रखी है लास्ट में, वो आप पहले कवर कीजिए, उनको अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद आप ब्लैक बुक प्रेफर कर सकते हैं वोकैब के लिए भाई। इनके अलावा वॉइसेस एंड नरेशन की भाई अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये तो मतलब ऐसे टॉपिक है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। इनकी अगर आपने अब तक कोई क्लास अटेंड नहीं की है तो इनको अच्छे से डीप में कवर करके जाना है, क्योंकि इस बार इंग्लिश कुछ अलग ही लेवल पे पूछ रहा है, तो कोई कंफर्म नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा ले। सो मेक श्योर करना कि ये जो कंफर्म टॉपिक्स हैं आप इनको अच्छे से कवर करके जाएं। उसके अलावा अगर आरसी की मैं बात करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए आप एक इंग्लिश माध्यम करके ऐप है, वो ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। वहाँ से आपको डेली जो है वो एक पैसेज मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप भाई निमिषा बंसल मैम की जो डेली सुबह क्लास होती है एक एडिटोरियल की, वो आप प्रेफर कर सकते हो। डेली यूट्यूब पे फ्री करवाती हैं ये, वहाँ से आपकी वोकैब भी कवर हो सकती है, पैसेज भी आपके अच्छे खासे कवर हो सकते हैं। अब अगर प्रैक्टिस बुक की बात की जाए तो उसके लिए आप पिनेकल को प्रेफर कर सकते हो। मतलब मैंने मेनली पिनेकल प्रेफर की थी, और ऐसा क्यों था, क्योंकि इसमें CGL के क्वेश्चंस अलग देखने को मिलते हैं, CHSL के अलग मिलते हैं, CPU के आपको अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मेरे को अच्छी लग रही थी, तो उस वजह से मैंने पिनेकल प्रेफर की थी। लेकिन इस बार क्या है कि आप जो अभी CGL का प्री कंडक्ट हुआ था, CPU का प्री हुआ है, या फिर CHSL का भी प्री हुआ है, CGL का मेंस भी हुआ है, तो इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, आप पहले उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप इस बुक पे जाना। क्योंकि भाई इस बार थोड़ा इंग्लिश का लेवल अलग है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो इस बार के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश के, उन सभी को पहले आप अच्छे से कवर करना, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ कि किस हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है। और इनके अलावा डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। डेली बेसिस पे मैं नहीं बोलूँगा, अभी जैसे स्टार्टिंग है तो आप 3 या 4 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट क्लियर होता है उसके बाद से आप ये जो 3-4 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसको आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मॉक टेस्ट में भी क्या है कि आपको हर एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है, ताकि आपको उनके रूल याद हो सके। तो अभी के लिए ये चीज़ें भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप अभी से इनको करके चलते हैं तो आपको आगे चल के कोई बर्डन नहीं आएगा। अदरवाइज़ लास्ट के जो 10-15 दिन रहते हैं या फिर एक महीना बचता है, उसमें एकदम ऐसे हो जाता है कि अब मैं वो कैब पढूँ या फिर रूल पढूँ, या मतलब क्या करना चाहिए, तो वो सभी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए अभी से अपने दिन में 4-5 घंटे पढ़ लो भाई, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओनली इंग्लिश पढ़ रहे हो तो 4-5 घंटे मोर देन सफिशियंट है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।